बीबीसी दुनिया में आज देखिए कौन है ट्रंप की नई कैबिनेट के चेहरे। ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल के लिए अहम पदों का किया ऐलान। सेना में रह चुके पीट हेग्सेथ होंगे रक्षा मंत्री। इजराइल समर्थक माने जाने वाले माइक हक्काबी होंगे इजराइल में अमेरिकी राजदूत। इन नियुक्तियों का मध्य पूर्व पर क्या होगा असर? स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। दुनिया को लेकर क्या हो सकता है ट्रंप सरकार का रुख, जानेंगे कवर स्टोरी में। लेकिन पहले हेडलाइंस। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, इजराइल अपने लक्ष्य को कर चुका है हासिल, इसीलिए अब जंग होनी चाहिए खत्म, जरूरतमंदों तक पहुंचे मानवीय सहायता। दूसरे दिन भी जारी रहे दक्षिणी बेरूत के आसपास इजरायली सेना के हवाई हमले। सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी के तुरंत बाद किए गए हमले। और दिखाएंगे पाकिस्तान में एक के बाद एक क्यों बंद हो रहे हैं ईरानी कैफेज। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख दुनिया के कई देशों को लेकर क्या होगा, खासतौर पर चीन, रूस, यूक्रेन और मध्य पूर्व के साथ साथ भारत भी। और इससे तय होगा कि वो कौन लोग होंगे जो उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। अब इसका थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाया जा रहा है जैसे जैसे उन नामों का ऐलान हो रहा है। तो इन सब की बात कवर स्टोरी में। अमेरिका में चुनावों के बाद आज जो बाइडेन व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। ट्रंप फ्लोरिडा से वॉशिंगटन आए हैं। इससे पहले राष्ट्रपति बाइडेन और ट्रंप इसी साल जून के महीने में एक टेलीविजन डिबेट में आमने सामने आए थे, जिसके बाद बाइडेन राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो गए थे। और आज लगभग 5 महीने बाद इन दोनों नेताओं का सामना होगा। इससे पहले बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी लोकतंत्र के वजूद के लिए खतरा बता चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का वादा किया है। और अमेरिका में निवर्तमान राष्ट्रपति और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के बीच मुलाकात की ये परंपरा चलती आ रही है। हालांकि 4 साल पहले हालात इससे ठीक उलट थे, तब ट्रंप ने ये परंपरा नहीं निभाई थी। तो ये तय हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे, लेकिन उनकी कैबिनेट में कौन कौन होगा, इसे लेकर भी तस्वीर साफ होने लगी है। अरबपति एलन मस्क और भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को एक नए विभाग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंट एफिशिएंसी की जिम्मेदारी दी गई है। उनका वादा है कि वो साथ मिलकर सरकारी नौकरशाही को खत्म करने, फिजूल खर्ची को कम करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन पर काम करेंगे। और रक्षा मंत्री के पद के लिए ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के प्रेजेंटर पीट हेग्सेथ को चुना है। पीट हेग्सेथ एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, जिन्हें इराक और अफगानिस्तान में जंग का अनुभव है। वो पेंटागन में करीब 13 लाख सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। और साउथ डकोटा के गवर्नर क्रिस्टी नोम को ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के प्रमुख के तौर पर चुना है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो ट्रंप के प्रमुख चुनावी वादों में से एक, लाखों अवैध अप्रवासियों को वापस उनके देश भेजने के काम की देखरेख करेंगी। वहीं CIA के नए प्रमुख होंगे जॉन रैटक्लिफ। वो ट्रंप के पहले कार्यकाल में नेशनल इंटेलिजेंस के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने बाइडेन प्रशासन की मध्य पूर्व को लेकर नीतियों की आलोचना की थी, साथ ही चीन के लिए भी सख्त रुख अपनाने की मांग की थी। और संघर्ष से जूझते मध्य पूर्व को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने माइक हक्काबी को इस्राएल का राजदूत नियुक्त किया है। हक्काबी आर्कनसॉ के गवर्नर रह चुके हैं। वो लंबे वक्त से इस्राएल का समर्थन करते रहे हैं। उन्होंने अपने एक बयान में ये भी कहा था कि इस्राएल का वेस्ट बैंक पर दावा जायज़ है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि चीन के आलोचक रहे अमेरिकी सांसद मार्को रूबियो को ट्रंप विदेश मंत्री का पद दे सकते हैं। और ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए जिन जिन लोगों को चुना है, उसके पीछे ट्रंप की क्या सोच रही होगी, खासतौर पर चीन को लेकर उनका रुख क्या होगा, इजराइल गजा युद्ध को लेकर क्या नीति होगी और रूस यूक्रेन युद्ध पर इसका क्या असर होगा, ये जानने के लिए हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार डॉक्टर स्वाति राव से। इन 2 की अपॉइंटमेंट्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो ट्रंप की प्रेसिडेंसी है 2024 में, उसमें एक कंप्लीट आइसोलेशनिस्ट फ्लेवर उसका नहीं है, बल्कि वो चाइना को लेकर और इंडो पैसिफिक में चाइना के यूनिलैटरल स्टेटस को, इस तरह की जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, यूनिलैटरल स्टेटस को चेंज करने को लेकर जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, उसको लेके वो गंभीर है। और कहीं ना कहीं इससे ये भी पता चलता है कि जो एक आइसोलेशनिस्ट अमेरिका की परिकल्पना चल रही थी कि ट्रंप के आते ही ऐसा हो जाएगा, उससे इनकी अपॉइंटमेंट्स के थ्रू पता चलता है कि नहीं, दे आर वेरी सीरियस। क्योंकि ग्लोबल सिस्टम इस वक्त जिस तरीके का है 2024 में, वो 2016 के वक्त से बिल्कुल अलग है। और कुछ ग्लोबल सिस्टम के रेस्ट्रेंट्स हैं जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को कंप्लीटली आइसोलेशनिस्ट होने से रोकेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू
तो हमेशा से ट्रम्प के आने का इंतजार कर रहे थे। ट्रम्प जो है वो इजराइल पे बहुत हॉकिश हैं, और उनका जो चॉइस है अब इजराइल को लेकर, उससे भी इसी बात का हमें एक तरह से पुष्टिकरण होता है, एक तरह से पुष्टि होती है इस बात की कि इजराइल की जहां तक बात है, ट्रम्प इज गोइंग टू डबल डाउन। वॉर को रुकवाने को लेकर एक इलेक्शन रेटरिक, कैंपेन रेटरिक के अंतर्गत ट्रम्प ने कहा कि वी मस्ट स्टॉप ऑल वॉर्स, ये एक बात है। और दूसरी तरफ जब वो प्रेसिडेंट बनकर आते हैं, तो प्रेसिडेंट बनकर आने के बाद उनका रवैया क्या होगा? देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी मैं हमेशा से इसी बात को समझाती रही हूँ कि एक नी जर्क रिएक्शन की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो पर्टिकुलरली बाइडेन एरा की जो पॉलिसी रही है वो प्रेसिडेंशियल ड्रॉडाउन अथॉरिटी के तहत जो मदद है, मिलिट्री एड है, वो भेजने की रही है। ट्रंप ने पहले भी इसको क्लियर किया है कि अगर वो आते हैं तो एड को काटने के बजाय या रोकने के बजाय उसको ट्रांजैक्शनलिस्ट बनाएंगे, कि बाइडेन जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं वो एक डायरेक्शन लेस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। और ट्रंप की कैबिनेट में इन लोगों के होने का भारत के लिए क्या मायने हैं? इस सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राव ने ये कहा। आज के डेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया का, वो डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स है। और यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो लार्जर इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें स्ट्रेटेजिक रियलिज्म की जरूरत है। इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप भी एक तरह का ट्रांजैक्शनलिस्ट रिलेशनशिप है, कि हम दोनों एक दूसरे का जो म्यूचुअल कन्वर्जेंस है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो डाइवर्जेंसेस है उनको हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कतई ये मतलब निकालना नहीं चाहिए कि इंडिया और अमेरिका जो है वो एक दूसरे से पूर्णतया सहमत है, या हर उनके जियोपॉलिटिक्स पे एक तरह की राय है। तो वी आर नॉट लुकिंग एट एन इमेज ऑफ ईच अदर, वी आर लुकिंग एट एक्सपैंडिंग पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस। वहीं इजराइल हमास जंग को लेकर अमेरिका ने अब कहा है कि इजराइल को अमेरिकी सैन्य सहायता मिलती रहेगी, क्योंकि इजराइल गाजा में राहत पहुंचाने में कोई बाधा नहीं डाल रहा है और ना ही किसी अमेरिकी नीति का उल्लंघन कर रहा है। इसीलिए इससे पहले अमेरिका ने इजराइल को 30 दिनों की डेडलाइन के साथ चेतावनी दी थी और कहा था गाजा में मौजूद मानवीय संकट को कम करने के लिए इजराइल ने कदम उठाए, और ये डेडलाइन इस मंगलवार को खत्म हो गई। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि इजराइल ने अमेरिका की मांगों को पूरा करने के लिए कुछ अहम कदम उठाए हैं, पर वो आगे क्या करता है इस पर हमारी नजर बनी हुई है। और रूस में जंग के खिलाफ बोलने की सजा क्या हो सकती है, ये सवाल इसीलिए क्योंकि रूस में एक डॉक्टर को यूक्रेन में चल रही जंग पर टिप्पणी करने की वजह से 5.5 साल की सजा सुनाई गई। और ये हुआ एक मरीज की शिकायत की वजह से। हुआ ये कि वो डॉक्टर एक 7 साल के बच्चे का इलाज कर रही थी। उस बच्चे की मां ने पुलिस से शिकायत की थी कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने उस बच्चे के पिता को लेकर गलत टिप्पणी की थी, जो कि एक रूसी सैनिक है। देखिए मॉस्को से बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग की रिपोर्ट। आपको लग रहा होगा कि ये कोई खतरनाक अपराधी हैं जिन्हें हथकड़ी लगाई गई है, पिंजरे में बंद किया हुआ है। पर डॉक्टर नदियास्दा बुयानोवा पर रूसी सेना के बारे में झूठी खबरें फैलाने को लेकर मुकदमा चल रहा है। असल में रूस यूक्रेन जंग की आलोचना करना उन पर भारी पड़ गया। नदियास्ता मुझसे कह रही हैं कि ये सब बेतुका है और उनके साथ क्या हो रहा है ये वो समझ नहीं पा रही। इस मामले को लेकर काफी चर्चा है और चिंता भी कि आखिरकार 68 साल की इन डॉक्टर के साथ क्या होगा। तो अभी कुछ समय पहले ही फैसला आया है। यूक्रेन जंग के बारे में टिप्पणी करने पर 5 साल 6 महीने की सजा। मेरे हिसाब से ये फैसला दर्शाता है कि यूक्रेन में चल रही जंग अब रूस में उसके ही नागरिकों के दमन को बढ़ावा दे रही है। नदियास्ता बुयानोवा मॉस्को के इस क्लिनिक में काम करती थीं। वहां आए एक मरीज की मां ने यह दावा किया कि डॉक्टर ने उन्हें कहा कि यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों को निशाना बनाया जाना सही है। इन महिला के एक्स हस्बैंड की यूक्रेन में जंग लड़ते हुए मौत हो गई थी। इन्होंने एक भावुक वीडियो रिकॉर्ड किया और इस घटना की पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला और उन्हें दोषी करार दिया गया। डॉक्टर के वकील ने कहा कि ये बहुत ही कड़ी सजा है। उन्होंने कहा कि आज रूस में जैसा भी माहौल हो, उसके बावजूद हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। पर पिछले महीने मॉस्को की एक नर्स ओल्गा मेंशिक को इसी आरोप में 8 साल की सजा दी गई थी, बस इसलिए क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर जंग के खिलाफ 2 पोस्ट किए थे। अगर नदियास्ता बुयानोवा की बात करें, वो 40 साल से बच्चों की डॉक्टर हैं और अब वो एक कैदी हैं।
एक तरफ प्रदूषण बढ़ रहा है और प्रदूषण बढ़ाने वाली गैसें मानव इतिहास में अब तक के सबसे तेज स्तर से बढ़ रही हैं। नए आंकड़े इसकी ताकीद भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ पर्यावरण में हो रहे इस बदलाव के खिलाफ दुनिया भर के देशों की कवायद पटरी से उतर चुकी है। संयुक्त राष्ट्र इसे लेकर फिक्र जता रहा है। उस पर मुश्किल ये कि जंगल कार्बन सोखने की क्षमता खोते जा रहे हैं और इसकी वजह से कई पेड़ों के साथ साथ जानवरों की प्रजातियों पर खतरा मंडराने लगा है। देखिए बीबीसी संवाददाता हेलन ब्रिग्स की रिपोर्ट। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसे साफ करने, कार्बन को सोखने और हजारों जीव जंतुओं और पक्षियों को आसरा देने वाले ये पेड़ बेहद महत्वपूर्ण हैं। मगर पता चला है कि दुनिया भर में 1/3 से ज्यादा पेड़ खतरे में हैं। ब्रिटेन के क्यू में विशेषज्ञों ने विलुप्त होने के खतरे वाली किस्मों की रेड लिस्ट पर काम किया है। इससे ये पता चला है कि जंगलों की कटाई धरती पर जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है। दुनिया में 38% पेड़ों पर विलुप्त होने का खतरा है। ये संख्या विलुप्ति का खतरा झेल रहे जानवरों, पक्षियों, पानी में रहने वाले और रेंगने वाले जीवों की कुल संख्या से भी ज्यादा है। यानी पूरी दुनिया में 192 देशों में पेड़ों की प्रजातियों पर खतरा है। विलुप्त होने वालों की लिस्ट हमेशा बढ़ती जाएगी और इसमें उन 16,000 पेड़ों की प्रजातियां भी शामिल हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, जैसे कि वलेमी पाइन। और अगर आप पेड़ों को हटा देंगे तो उनमें रहने वाले जीव जंतुओं से उनका घर छीन लेंगे। और सिर्फ पेड़ ही नहीं हैं जो खतरे में हैं, जानवर और पक्षी भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि हेजहॉग, जिसका भविष्य भी बद से बदतर होता जा रहा है क्योंकि कई जंगली प्रजातियां गायब हो रही हैं। Now that swelling on the branch is what kills the branch, and that's what causes the tree to die eventually. गुजरते वक्त के साथ क्यू के ये वैज्ञानिक इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पेड़ों की ये जीती जागती लाइब्रेरी संरक्षण में इनकी मदद कर रही है। By using एक्सटिंक्शन लिस्ट का इस्तेमाल करने से खतरे की श्रेणी में आ चुके प्रजातियों पर ध्यान देने का मौका मिलता है। हम ऐसे प्रजातियों को इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें सुरक्षित कर फिर से सबके सामने लाने के लिए यहाँ उगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से हम जंगलों के भविष्य को बचाने के लिए काम कर सकते हैं। और पतझड़ का मौसम बीतते ही ये उम्मीद जग गई है कि इससे वहाँ पर संरक्षण के लिए ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा, जहाँ इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि जंगलों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। तो ये साफ है कि अगर कार्बन उत्सर्जन बढ़ा तो दुनिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पर आखिर बढ़ रहे कार्बन उत्सर्जन को कम कैसे किया जाए? इस मुश्किल का हल कैसे निकाला जाए? क्या इसके लिए दुनिया के अमीर देश मदद कर सकते हैं? क्या गरीब देशों में निवेश कर वहाँ के हालात सुधारे जा सकते हैं? विकासशील देश इसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं? इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए अजरबैजान की राजधानी बाकू में हो रहा है COP29 समिट, जिसमें दुनिया भर के कई नेता शिरकत कर रहे हैं। आज इस समिट का तीसरा दिन है और व्हाइट हाउस के नेशनल क्लाइमेट एडवाइजर ने बीबीसी से कहा है कि क्लीन एनर्जी इकोनॉमी की दिशा में प्रगति हो रही है और ये काम नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद भी जारी रहेगा। उन्होंने ये जानकारी दी अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में। वो लोग जो पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिकी राजनीति को देखते हुए ये सोच रहे हैं कि आगे की राह क्या होगी, वो जरा ये सोचें कि बैटरी की ज्यादातर फैक्ट्रियां उन राज्यों में बनी हैं जहां रिपब्लिक पार्टी के गवर्नर्स हैं और वो चाहते हैं कि ये फैक्ट्रियां उनके राज्य की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनी रहें और कर्मचारियों को नौकरी से न निकाला जाए। वो इस प्रगति को आगे जारी रखना चाहते हैं। इसके लिए वो मानते हैं कि हम सबको अपने नेतृत्व और ऐसी तकनीकों के लिए घरेलू मांग को बनाए रखने की जरूरत होगी। And our domestic demand for these technologies. उधर एक नई रिपोर्ट में जलवायु वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस साल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने वाला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन में गिरावट तो आई है, लेकिन इससे ज़्यादा असर होता नहीं दिख रहा, क्योंकि कहीं और ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है। 2015 के पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कटौती करने की ज़रूरत है और अगर ऐसा ना किया गया तो वैश्विक तापमान और बढ़ेगा। इसकी तय सीमा प्री इंडस्ट्रियल एरा से 1.5 डिग्री सेल्सियस है। इस बीच आइलैंड देश जिन पर जलवायु परिवर्तन का ज्यादा खतरा है, वो पश्चिमी देशों पर सवाल उठा रहे हैं। इनमें से एक देश पापुआ न्यू गिनी ने इस साल सम्मेलन से दूरी बना ली है। देश के प्रधानमंत्री ने बीबीसी को बताया कि ये फैसला उन्होंने क्यों किया। पापुआ न्यू गिनी कई दूसरे छोटे द्वीपीय देशों की तरह ही बढ़ते समुद्री स्तर का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण
बदलते मौसम के पैटर्न का शिकार हुआ है और हमारा इस समिट से मिल रही मदद तक पहुंचना काफी मुश्किल है। उदाहरण के लिए 2015 के पेरिस समझौते में $100 अरब का वादा किया गया था। उसका वास्तव में क्या हुआ ये साफ नहीं है। पापुआ न्यू गिनी को इन वादों का कोई लाभ नहीं मिला और पापुआ न्यू गिनी कोई छोटा द्वीप नहीं है, बल्कि हम एक बड़े आइलैंड देश हैं। हमारे पास विशाल वन है जिन्हें बचाए रखने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन का अनुच्छेद 6 वास्तव में फॉरेस्ट नेशंस को सम्मान देने की बात करता है। पापुआ न्यू गिनी एक फॉरेस्ट नेशन है। मेरा मानना है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ असली लड़ाई जीवाश्म ईंधन को खत्म करने, हमारे वनों को बचाने और उन्हें दोबारा जीवित करने की है। इस सीओपी बैठक में ये बातचीत गंभीरता से नहीं की गई। यही कारण है कि पापुआ न्यू गिनी इस बैठक में भाग लेने से लगातार कतरा रहा है। हम अगले जलवायु सम्मेलन में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं, तब ब्राजील इसकी मेजबानी करेगा। मुझे उम्मीद है कि अगले साल ब्राजील इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा। और अब जान लेते हैं दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें बीबीसी राउंड अप में। बांग्लादेश की सेना ने देश में सुरक्षा के मद्देनजर 2500 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अवैध रूप से रखी गई 6000 बंदूकों को भी जब्त किया गया है। सेना के मुताबिक कुछ महीने पहले देश में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कदम उठाया गया है। इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया था। भारी बारिश के मद्देनजर स्पेन के कई इलाके एक बार फिर खुद को बचाने की तैयारी में लगे हैं। 2 हफ्ते पहले ही अचानक बाढ़ आई थी वहां, जब स्पेन के पूर्वी हिस्से को तहस नहस कर दिया था। इनमें कम से कम 223 लोगों की मौत हुई थी। और इंडोनेशिया के हॉलिडे आइलैंड के पास ज्वालामुखी फटने से आसपास के इलाकों में धुएं के बादल छा गए। आसमान में 9 किलोमीटर की ऊंचाई तक धुआं फैल गया। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बाली जाने वाली उड़ानों को रद्द करना पड़ा। और अब आपको ले चलते हैं पाकिस्तान के कराची। एक वक्त था जब पाकिस्तान के कराची में ईरानी होटल्स काफ़ी मशहूर थे। ये होटल मशहूर थे अपने लजीज खाने और अपने ख़ास और अनोखे डिज़ाइंस के लिए। लेकिन क्यों अब इनका चलन कम हो रहा है? देखिए बीबीसी संवाददाता रियाज सोहेल और मोहम्मद नबील की रिपोर्ट में। छेलो कबाब यानी चावल और कबाब ईरानी होटल्स की ये खासियत होते हैं। कराची के लोगों के बीच ये होटल्स काफ़ी लोकप्रिय हैं। कराची में इन होटलों की नींव 19वीं सदी में यज़्द और करमान से आए ईरानी पारसियों ने की थी। कराची में ईरानियों ने डेयरी और बेकरी सहित दूसरे कई व्यवसाय स्थापित किए, लेकिन उन्हें होटल व्यवसाय में सबसे अधिक सफलता मिली। यूसुफ के दादा ने 50 साल पहले इस होटल को बनवाया था। ईरानियों ने माइग्रेट किया था पाकिस्तान में, तो वो हमेशा से अपने साफ सफाई के लिए मशहूर थे। सारा सेटअप देखेंगे होटल में, ये वेटर का यूनिफॉर्म और एक मखसूस किस्म का फर्नीचर, ये सब ईरानी कल्चर का हिस्सा है। खाने के अलावा ये सारे होटल्स अपनी खास और अनोखे डिज़ाइन के लिए भी जाने जाते हैं। 3 चीज़ें बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आती हैं। एक तो ऑफ कोर्स वो खूबसूरत टाइलें जो कि कराची में लोकल बना करती थी बाय द नसरवंजी टाइल सिस्टम्स। दूसरा, दिस रियली नाइस हैवी ब्राउन फर्नीचर, ये बड़ी सस्ती खूबसूरत बेंटवुड की बनी होती थी। और पेरिफ्री पे दीवारों पे आपको कबर्ड्स नज़र आएंगी जो कि सेल्फ हैंड पेंटेड डिपिक्शन ऑफ द लैंडस्केप्स ऑफ ईरान, ज़ोरास्ट्रियन लिटरेचर, ज़ोरास्ट्रियन आर्किटेक्चर नज़र आएंगे उन कबर्ड्स के ऊपर। और उसके अंदर आपको कटलरी नज़र आएगी विच वाज लाइक अ वेरी टिपिकल इरानियन प्लेट्स, कप्स, चम्मच। हाल ही में 50 साल पुराना एक और कैफे बंद हो गया था, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। ये ईरानी होटल कराची में कम होते जा रहे हैं, बहुत कम जगहों पे। हालांकि पहले जगह जगह ईरानी होटल नज़र आते थे, अब ये ईरानी होटल जो बेहतरीन था, अब खाना तो कहीं है ही नहीं है कोई ऐसा होटल इसके मुकाबले का। यहाँ रहने वाले ईरानियों ने पाकिस्तान की संस्कृति में भरपूर योगदान दिया, लेकिन वे मुख्य धारा में पूरी तरह से नहीं जुड़ पाए। क्योंकि ईरानी यहाँ खरीद नहीं सकता कोई चीज़, शनाख्ती कार्ड नहीं है, हम बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकते, कुछ नहीं है बस। कई ईरानी होटल और बेकरी मालिकों की टारगेटेड किलिंग भी उनके व्यवसायों में गिरावट का कारण बने। एक समय था जब कराची में 100 से अधिक ईरानी होटल थे, लेकिन अब केवल कुछ ही बचे हैं। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे सीधे ट्वीट कर सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।